हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम G20 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत बुडापेस्ट के एक दृश्य से होती है। यहाँ हम कोएल कोल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने आई है। उनकी बैठक शुरू होते ही हमें पता चलता है कि कोल के पास एक ड्राइव है जो एक प्रकार का क्रिप्टो वॉलेट है। वो आदमी ड्राइव चाहता है। वो इसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा देता है। हालांकि कोल उसकी बातों से समझ जाती है कि जैसे ही वो उसे क्रिप्टो वॉलेट देगी वो आदमी उसे मार डालेगा। वो उस पर हमला करती है और भाग जाती है। लेकिन ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वो हर तरफ भागती है और लोग हर जगह उसका पीछा करते हैं। वो एक के बाद एक इमारतों में जाती है लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। कुछ समय बाद वो भागने में सफल हो जाती है। एक समय पर वे उसे छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड नाम का एक व्यक्ति उसे देख लेता है। जब वो कोल की हालत देखता है तो वो उसके लिए एक बियर लेकर आता है। कोल उसे धन्यवाद देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पिए वो उसके पास आता है और उसे गले लगाता है, लेकिन वो उसे बेहोश कर देता है। एडवर्ड उन सभी लोगों का नेता है। कोल को बेहोश करने के बाद वो क्रिप्टो वॉलेट लेकर चला जाता है। फिर हम अमेरिका में एक दृश्य देखते हैं। यहाँ हम अमेरिकी राष्ट्रपति डैनियल को देखते हैं। उनके लोग डैनियल को बताते हैं कि उनकी बेटी सरेना लापता हो गई है। लोग उसे खोजने के लिए हर जगह तलाशी शुरू करते हैं। कुछ समय बाद वे उसे एक बार में पाते हैं। डैनियल उससे पूछता है कि वो बाहर कैसे गई और बार में कैसे घुसी। वो खुलासा करती है कि उसने एक फर्जी दस्तावेज बनाया था और उसका उपयोग करके बार में गई और वापस आई। ये सुनकर डैनियल उससे उसके कमरे से सभी कंप्यूटर और डिवाइस हटाने के लिए कहता है। यहाँ हम सरेना के छोटे भाई दिमित्री को देखते हैं। ये सुनकर दिमित्री हंस पड़ता है, लेकिन सरेना का पति डेरिक आकर समझाता है कि उसे तुरंत ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सरेना डर जाएगी। लेकिन डैनियल सुनना नहीं चाहता। सुबह होते ही हम डैनियल को अपनी आत्मरक्षा की दिनचर्या का अभ्यास करते देखते हैं। मैनी नाम का एक व्यक्ति उसे आत्मरक्षा और युद्ध कौशल सिखाता है और डैनियल इसमें बहुत अच्छा है। फिर उसकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग के दौरान हमें पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसलिए उन्हें आज रात केप टाउन के लिए रवाना होना होगा। सभी खुद को तैयार करते हैं और एयरफोर्स वन में सवार होते हैं, जो विमान उन्हें केप टाउन ले जाएगा। रास्ते में डैनियल की मुलाकात हेरोल नाम के एक व्यक्ति से होती है जो सुरक्षा का प्रभारी है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वे दक्षिण अफ्रीका में डिजिटल मुद्रा के और अधिक विकास को बढ़ावा देने जा रहे हैं। हेरोल समझाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिजिटल मुद्रा नहीं चाहते और किसी भी कीमत पर इसे रोकना चाहते हैं, यहाँ तक कि वे इसे लूटना भी चाहते हैं। इसी वजह से हमने सुरक्षा दोगुनी कर दी है। आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। लेकिन डैनियल इन बातों पर ध्यान नहीं देता। कुछ समय बाद वे केप टाउन में उतरते हैं। डैनियल तैयार होकर शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचता है। यहाँ हम उसकी सहायक जुआना को देखते हैं जो सभी को बता रही है कि कितने लोग उसका समर्थन करते हैं और कितने नहीं। वो कहती है उन्हें पहले बाकी लोगों से बात करनी होगी ताकि सब उनके पक्ष में आ सकें। इसी बीच हम एडवर्ड को देखते हैं जो सुरक्षा कर्मियों की निगरानी कर रहा है। मतलब कुछ होने वाला है। सबसे बड़ा अपराधी पहले ही प्रवेश कर चुका है और अपना काम शुरू कर देता है। वो अपने लोगों से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके सभी ताले बदल दें और दरवाजे बंद कर दें। फिर उसे पता चलता है कि डैनियल के सुरक्षाकर्मी किस कमरे में ठहरे हुए हैं। उसे पता चलते ही वो उन कमरों को उड़ा देता है ताकि राष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मियों में से कोई जीवित ना बचे। उन सभी को मारने के बाद वे हर जगह गैस छोड़ना शुरू कर देते हैं जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। अराजकता का माहौल बना हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन अब स्थिति और खराब होती जा रही है। एडवर्ड के लोग अंदर आते हैं और एक एक करके लोगों को मारना शुरू करते हैं। पहले वे आम लोगों को मारते हैं, फिर बाहर के नेता आते हैं। सब यहाँ छिपे हुए हैं। इन लोगों ने आज से पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था। डैनियल भी छिपा हुआ है और वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैनी भी यहाँ डैनियल के साथ है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग एक एक करके दूसरे नेताओं के पास जा रहे हैं। सब डरे हुए हैं, लेकिन डैनियल अभी भी सतर्क है। उसने ऐसी स्थिति के लिए बहुत तैयारी की थी। वो एक एक करके सबके पास जाता है और कहता है कि सब शांत रहें, हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। वे जाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि डैनियल के 2 बच्चे एक सुरक्षा गार्ड के साथ कमरे में अकेले हैं। कुछ देर बाद एडवर्ड के लोग आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते डेरिक आकर उन्हें मार देता है।
अपने बच्चों को बचाने के लिए डैनियल मैरी सहित वहां मौजूद पुरुषों पर हमला करता है। वे सबको मार देते हैं और जितने संभव हो उतने लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। वे रसोई के रास्ते से जाते हैं। डैनियल के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ओलिवर नाम के एक व्यक्ति भी हैं। वे देखते हैं कि रसोई भी एडवर्ड के लोगों से भरी हुई है। वे दूसरा रास्ता लेकर लॉन्ड्री रूम की ओर बढ़ते हैं। तभी एडवर्ड अंदर आता है और सबसे बात करना शुरू करता है। वो उन सभी की गिनती करता है और केवल 18 लोगों को पाता है। वो कहता है कि 2 लोग गायब हैं। उनकी जांच करने के बाद उसे समझ आता है कि वे 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उनके बिना एडवर्ड की योजना को लागू करना संभव नहीं है। वो इसे करना चाहता है। वो अपने सभी लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को ढूंढो और उन्हें बाहर निकालो। मुझे वे यहाँ चाहिए, तभी मेरा काम पूरा होगा। फिर हम ओलिवर को देखते हैं जो डैनियल से बात करता है और कहता है, हर जगह ये माना जाता है कि तुम्हारे पास सबसे अच्छी सुरक्षा है, इसलिए उन्हें यहाँ बुलाओ ताकि हम यहाँ से निकल सकें। तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो। डैनियल कहता है, ये इस तरह काम नहीं करता। उनसे संपर्क करने का एक तरीका है। वे आ सकते हैं लेकिन समय लगेगा। जब तक वे नहीं आते हमें अपनी जान बचानी होगी। ये कहने के बाद वो मैनी की ओर देखता है। मैनी कहता है, किसी भी कीमत पर हमें राष्ट्रपति की कार, जिसे हम बीस्ट कहते हैं, जहां खड़ी है वहां से निकलना होगा। हम तभी बाहर निकल सकते हैं जब हम उस कार में बैठें। कार की मदद के बिना हम बाहर नहीं निकल सकते। ये एक ऐसी कार है जिस पर किसी भी हथियार का असर नहीं हो सकता। फिर हम डेरिक को देखते हैं जिसे समझ आता है कि एडवर्ड के लोग उसके कमरे में घुसने वाले हैं और एक बार जब वे अंदर चले गए तो उनकी समस्या और बढ़ जाएगी। फिर वो अपने 2 बच्चों को बालकनी में लाता है। बालकनी में एक कपड़ा बांधकर नीचे फेंक देता है। फिर अपने बच्चों को लेकर वो बगल के कमरे में चला जाता है। जैसे ही एडवर्ड के लोग आते हैं वे कपड़े को देखते हैं और सोचते हैं कि वे नीचे उतर गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे बगल के कमरे में छिपे हुए हैं। दूसरी ओर हम एडवर्ड को देखते हैं जो लाइव आकर पूरी दुनिया से कहता है, मैंने 20 प्रमुख देशों के 20 नेताओं को बंधक बना लिया है। ये लोग डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने और दुनिया को लूटने के लिए यहाँ आए थे। ये बिल्कुल गलत है। कोई अपना पैसा नहीं छोड़ेगा। आप सभी को अपना सारा पैसा निकालकर डिजिटल मुद्रा में निवेश करना चाहिए। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कहने के बाद वो सभी नेताओं को एक एक करके आगे आने के लिए कहता है और उन्हें कुछ लाइनें दी जाएंगी। कैमरे के सामने उन्हें बोलना शुरू करें। तभी दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री आकर कहते हैं, मैं ये नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों हो, तुम क्या करने जा रहे हो। अगर हम कुछ कहते हैं तो तुम उसे रिकॉर्ड करोगे, फिर हमारा डीप फेक वीडियो बनाओगे और अपना संदेश हर जगह फैलाओगे, यहाँ तक कि हमारी आवाज़ में भी, ताकि सबको लगे कि हम बात कर रहे हैं। ये बातें सुनने के बाद एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक करके नेताओं पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। हालांकि वो किसी को मारता नहीं है, वो केवल उन्हें घायल करता है। ये देखकर सब डर के मारे कैमरे के सामने आने लगते हैं, ठीक जैसा एडवर्ड चाहता था। अब उसके पास सबका फुटेज है जिसका उपयोग वो डीप फेक वीडियो बनाने और अपना संदेश हर जगह फैलाने के लिए करता है। और ठीक वैसा ही होता है। अब उनका संदेश हर जगह ट्रेंड कर रहा है, सब कुछ स्वीकार कर रहा है। वे यहाँ सबका पैसा चुराने आए हैं। अगर लोग अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके बैंकों से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। अब डर के कारण लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं। बाजार टूटने लगता है और एडवर्ड यही चाहता था, क्योंकि एक बार बाजार टूट जाने पर बिटकॉइन की कीमत आसमान छूने लगेगी और उसके पास एक क्रिप्टो वॉलेट है और वो देखता है कि कीमत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो क्रिप्टो वॉलेट को अनलॉक नहीं कर पा रहा है। इसके लिए उसे डैनियल की ज़रूरत है। वो अपने सभी लोगों से कहता है कि हमारा काम लगभग पूरा हो गया है, बस डैनियल को ढूंढकर बाहर लाओ। फिर हम डैनियल को देखते हैं। ये लोग नीचे जाने के लिए एक लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही है। फिर डैनियल लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। इसी बीच एडवर्ड के लोग आते हैं। फिर सब छिप जाते हैं। तलाशी लेते हुए जैसे ही वे लिफ्ट के अंदर आते हैं, उन्हें समझ आता है कि कोई ऊपर है, लेकिन इससे पहले कि वे गोली चला पाते, डैनियल उन पर झपट पड़ता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। मैनी भी उसकी मदद के लिए आता है। वे दोनों उन लोगों के साथ काफ़ी देर तक लड़ते हैं और आखिरकार उन्हें मार देते हैं। फिर भी सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वे रसोई की ओर देखते हैं और पाते हैं कि वहाँ के लोगों ने रसोइयों, शेफ्स को बंधक बना रखा है। डैनियल कहता है कि उन्हें मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैनी कहता है कि तुम्हारी जान अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें तुम्हें किसी भी तरह बाहर निकालना होगा। डैनियल कहता है कि मैं उनके बिना नहीं जा रहा हूँ, उनकी जान भी खतरे में है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। फिर मैनी भी उसके साथ आता है। वहाँ भी 2 लोग होते हैं। अचानक उनके बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। वो आदमी डैनियल पर हमला करता है, लेकिन डैनियल भी पूरी तरह तैयार है।
दूसरी ओर मैनी उस आदमी से लड़ रहा है। आखिरकार वे उन दोनों को मार देते हैं। फिर शेफ उन्हें धन्यवाद देता है और कहता है कि अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। डैनियल कहता है कि ठीक है, हमारा काम लोगों को बचाना है। ये कहते हुए उसे याद आता है कि उसके 2 बच्चे अभी भी होटल के अंदर हैं। शेफ कहता है उनकी चिंता मत करो, हम जाकर उनकी तलाश करेंगे। फिर दूसरी तरफ हम डेरेक को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ जा रहा है। सेरेना कनेक्शन देखती है। वो कहती है मुझे बस ऊपर जाना है। अगर मैं ईथर कनेक्शन जोड़ दूं तो मैं इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर पाऊंगी और एक संदेश भेजकर सबको बता पाऊंगी कि क्या हो रहा है। वो ऊपर चढ़ने लगती है और सीधे अमेरिका एक ईमेल भेजती है। उन्हें समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वे सभी वापस आकर उन्हें बचाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर हम डैनियल और मैनी को देखते हैं। वे बीस्ट के पास पहुंचते हैं। वे कार से निकलने ही वाले होते हैं, तभी एडवर्ड उन्हें फ़ोन करता है और डैनियल से कहता है कि उनका पति डेरिक उनकी हिरासत में है और वे जल्द ही उनके दोनों बच्चों को भी ढूंढ लेंगे। अगर वे हमारे पास वापस नहीं आए तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर डैनियल डर जाता है और दूसरों को जाने के लिए कहता है, बस मुझे फ़ोन करो। डैनियल कहता है, तुम लोग इस गाड़ी में जा सकते हो, मुझे वापस जाना चाहिए, परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। फिर वे गाड़ी लेकर चले जाते हैं और डैनियल वापस जाने लगता है। तभी एजेंट डॉल्टन सामने आता है जो उसके लिए काम करता था, लेकिन अब वो डैनियल पर बंदूक तान रहा है। डैनियल को समझ आ जाता है कि डॉल्टन भी एडवर्ड के साथ मिला हुआ है। वो डॉल्टन से कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपने देश के साथ जो किया है उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। इससे डॉल्टन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैनी वापस आता है और उस पर हमला कर देता है। बाकी सब लोग वापस आ जाते हैं। वो डॉल्टन से लड़ाई करता है। फिर दूसरी तरफ हम सेरेना और दिमित्री को देखते हैं। जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तो एडवर्ड के लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें पकड़ पाते, 2 रसोइये उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने के बाद वे तुरंत बात करने लगते हैं। डैनियल को जब पता चलता है कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं तो वो राहत महसूस करता है। वो उन दोनों से कहता है कि जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक वे शेफ के साथ रहें, उन्हें सुरक्षित रहना होगा। सेरेना डैनियल से कहती है, मैं ये सभी दरवाजे खोल सकती हूँ, वे ऑनलाइन लॉक्ड हैं, मुझे बस एक कनेक्शन और कुछ समय चाहिए। डैनियल ये समझ नहीं पाता। वो उससे कहता है, तुम्हें अभी सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, जहाँ हो वहीं रहो। डैनियल फिर ओलिवर और दूसरों से कहता है कि उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वे बाहर निकलेंगे तभी मदद भेज पाएंगे। वो ओलिवर से कहता है, जाओ, मैं अभी अंदर ही रहना चाहता हूँ। वे गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं। एडवर्ड को पता चल जाता है कि बीस्ट जा रही है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और गाड़ी पर एक RPG फायर करता है। गाड़ी पूरी तरह पलट जाती है, लेकिन वो सुरक्षित रहती है, इसीलिए उसका नाम बीस्ट है। सभी लोगों को निकाल लिया जाता है और उनका इलाज चल रहा है। ओलिवर फिर अमेरिका से बात करता है और उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके सेना भेजनी चाहिए। डैनियल की बेटी सेरेना ने कहा है कि वो दरवाज़ा खोल देगी। अगर वो ऐसा कर पाती है तो हमें अंदर घुसने का मौका मिलेगा। हमें छिपकर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार जब हम मुख्य दरवाजे से अंदर चले जाएंगे तो हम सबकी जान बचा पाएंगे। वे अपनी सेना भेजना शुरू करते हैं। अंदर मैनी डैनियल को देखता है जो आगे बढ़ रहा है। वो गंभीर रूप से घायल है। फिर वो उसे स्विच के पास बैठाता है और कहता है कि कैंप अभी भी उनके नियंत्रण में है, मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। उसने कहा, जब भी मैं तुमसे कहूँ सारी लाइटें बुझा देना, मैं अंधेरे में उनका सामना कर पाऊंगा। और जैसे ही उसने मैनी से कहा, उसने सारी लाइटें बुझा दी। डैनियल अब एक एक करके सबको मार रहा है, कोई उसे देख नहीं पा रहा है और सेरेना भी आगे बढ़ने में सफल होती है। कुछ समय बाद वो कंट्रोल रूम पहुंच जाती है। अब उसके लिए ये बहुत आसान है। वो एक एक करके सारे दरवाजे खोलने लगती है। सैनिक इसे देखते ही अंदर घुस जाते हैं। इसी बीच डैनियल भी आगे बढ़ रहा होता है। तभी एडवर्ड उस पर बंदूक तान देता है और उसे कोई और चालाकी न करने के लिए कहता है। वो उसे एक कमरे में ले जाता है जहां वो डेरिक और जोआना को बंधक बना हुआ देखता है। एडवर्ड कहता है, अब मैं जो कह रहा हूं वही करो, इस कुर्सी पर बैठो और ये चीजें पढ़ना शुरू करो। कैमरे की ओर देखते हुए डैनियल कहता, मैं ये नहीं करूंगा। वो जानता है कि एडवर्ड क्या करने वाला है। फिर वो उस पर बंदूक तानता है और कहता है, कोई और चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने एक बार और मना किया तो मैं इसका सिर उड़ा दूंगा। डैनियल को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। जैसे ही संदेश उनके कंप्यूटर पर पहुंचता है, वे उसे अपने शब्दों से बदल देते हैं और ये हर जगह होने लगता है। डैनियल सबको बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू करने के लिए कह रहा है और लोग ऐसा ही करते हैं। एडवर्ड देखता है कि बिटकॉइन की कीमत आसमान छू रही है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो चाहता था।
इसी बीच सेना आ जाती है। वे पहले उस हॉल में पहुंचते हैं जहां सभी नेता हैं, उन सबको बचाते हैं और फिर डैनियल को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वे इतनी जल्दी डैनियल को नहीं ढूंढ पाते। सेरेना भी ये देखती है। वो देखती है कि सेना कहाँ है और डैनियल कहाँ है। वो कहती है मुझे जाना होगा। वो डैनियल को बचाने के लिए दौड़ती है। एडवर्ड देखता है कि उसके पास मौजूद सभी क्रिप्टो की कीमत अब 1.5 बिलियन डॉलर है और इसके साथ ही वॉलेट अनलॉक हो गया है। वो जाने के लिए तैयार है। जाने से पहले वो डैनियल के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करता था। जब हम पर हमला हुआ था तब मैं तुमसे पहले गाड़ी में था। हमला इतना भीषण था कि मैंने अपने 2 साथियों को खो दिया, लेकिन तुम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा ऐसे ही मरते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता। तुम्हें लगता है कि हमारा मरना तय है। उस दिन से मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए जीऊंगा। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अपनी जान देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो डेरेक और फिर जुआना को गोली मार देता है। लेकिन जैसे ही वो डैनियल को गोली मारने वाला होता है, एक महिला पीछे से आती है और उसे पकड़ लेती है। डैनियल इसका फायदा उठाता है और एडवर्ड पर हमला कर देता है। उसके हाथ से क्रिप्टो वॉलेट गिर जाता है। जुआना उसे उठा लेती है। अब चूंकि डैनियल ने ये देख लिया है, वो पूरा मामला समझ जाता है। वो कहता है, इसका मतलब तुम हमेशा इस आदमी के संपर्क में थी। इसी वजह से तुमने इसकी सुरक्षा गार्ड नियुक्त की थी और ये लोग इतनी आसानी से अंदर घुस पाए थे। तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया। तुमने पैसे के लिए ये किया। इतने लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवा बैठे। जोआना तब कहती है, अगर मैं राष्ट्रपति होती तो तुमने मेरी जगह ले ली होती और मैं सिर्फ तुम्हारी सहायक होती। मुझे इस तरह का जीवन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये कदम उठाया ताकि मुझे पैसा मिले और मैं तुमसे दूर जा सकूं। जब वे बात कर रहे थे तभी दिमित्री दौड़कर आया और बोला कि वो आदमी सेरेना को उठा ले गया है। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें समझ आया कि एडवर्ड भाग गया है। डैनियल सेरेना को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। डैनियल के पहुंचने तक वो एडवर्ड को सेरेना के साथ हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए देखता है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरे पास क्रिप्टो वॉलेट है, इसके बिना जाने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी को छोड़ दो। एडवर्ड नीचे आता है और मांग करता है, मुझे क्रिप्टो वॉलेट दो। इसी बीच दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान डैनियल एडवर्ड को घायल कर देता है और क्रिप्टो वॉलेट फेंक देता है। एडवर्ड उसे उठाने जाता है और यही डैनियल के लिए हेलीकॉप्टर के अंदर जाने का मौका होता है। अंदर घुसने के बाद वो खुद भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड फिर से उस पर हमला करता है। वे लड़ना जारी रखते हैं और क्रिप्टो वॉलेट गिर जाता है और एडवर्ड भी गिरने लगता है, डैनियल को अपने साथ लेकर। डैनियल लटका रहता है और एडवर्ड गिरकर मर जाता है। सेरेना अब उसे ऊपर खींच रही है। वे दोनों हेलीकॉप्टर के अंदर जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर खुद फिसलने लगा है और जल्द ही गिर जाएगा। वे अपनी मौत के बारे में सोचकर शांत हो जाते हैं। तभी वे हेलीकॉप्टर को पीछे की ओर जाते हुए देखते हैं। उन्हें समझ आता है कि सेना आ गई है और हेलीकॉप्टर को पीछे खींच रही है। फिर उन्हें बाहर निकाला जाता है। डैनियल का पूरा परिवार सुरक्षित है। निर्देशक भी ठीक है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।